अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे, खैरियत से ही होंगे। लाजमी सी बात है, इतनी दफ़ा पूछ ली खैरियत। तो आज हमने पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो जहाँ पर उस सर्किट में जो वोल्टेजेस हों वो एसी वोल्टेजेस हों, वेरिएबल हों। मतलब वेरिएबल वोल्टेज कैसे होते हैं? V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है। ठीक है। और वेरिएबल करंट उसमें फ्लो कर रहा हो। क्या फ्लो कर रहा हो? वेरिएबल करंट उसमें फ्लो कर रहा हो। क्या फ्लो कर रहा हो? वेरिएबल करंट उसमें फ्लो कर रहा हो। उस रेजिस्ट और उस सर्किट में हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर आर लगा दी हो। क्या लगा दी हो? एक्सटर्नल रजिस्टर आर अगर लगा दी हो तो क्या, तो क्या, तो क्या 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 नहीं तो क्या है? तो क्या वोल्टेज और करंट जो मूव करेंगे क्या वो साइमल्टेनियसली करेंगे? क्या वो साइमल्टेनियसली करेंगे या फिर नहीं? इसका जवाब आज हमें इस टॉपिक के अंदर देना है। ठीक है ना रे बाबा? ठीक है ना बाबा? इसको पहले मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या वाकई वो साइमल्टेनियसली करेंगे या नहीं। देखें, पिक्चर नंबर बी जो हमने यहाँ पे बनाई है उसमें तो हमें नज़र आ रहा है कि साइमल्टेनियसली कर रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये करंट स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम पोजीशन से, इसी तरह से वोल्टेज भी मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अगेन जीरो हो रहे हैं पॉइंट ए के ऊपर आकर। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है? ए। ठीक है। अगेन मैक्सिमम हो रहे हैं पॉइंट बी के ऊपर जाकर। ठीक है। अगेन जीरो हो रहे हैं पॉइंट सी के ऊपर जाकर, और अगेन दोनों मैक्सिमम हो रहे हैं पॉइंट बी के ऊपर जाकर, और अगेन जीरो हो रहे हैं पॉइंट ई के ऊपर आकर, और अगेन मैक्सिमम हो रहे हैं पॉइंट एफ के ऊपर आकर। तो हम तो ये देख रहे हैं कि वाकई ये जो, अगर हम एक सर्किट में वोल्टेज वेरिएबल दें और करंट भी वेरिएबल हो और उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टर आर लगा हुआ हो, तो उसमें से गुजरने वाला वोल्टेज और करंट साइमल्टेनियसली मूव करता है, और उसकी वेव फॉर्म भी कौन सी बनती है? इन फेज वाली बनती है। कौन सी वाली बनती है? इन फेज वाली बनती है। ठीक है। चलो उसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। मैथमेटिकली हम उसको थोड़ा सा प्रूव करने की साबित कर कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली देखते हैं ना, छोटा सा एक लेक्चर है मैथमेटिकली, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। मैथमेटिकली देख लेते हैं। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, इसलिए मैंने ये स्माइल यहाँ पर बनाई है। मैथमेटिकली देखने के लिए हमें याद है कि जो फार्मूलाज हैं, वोल्टेज का जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है। ओम्स हमसे ये कहता है, ओम्स लॉ हमसे ये कहता है कि V बराबर होता है I इंटू आर के। ठीक है। और अगर आई की वैल्यू निकालना चाहो तो आर को वी के साथ जाएगा, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी बाय आर। सो आई की वैल्यू हमने निकालनी है और ये देखना है कि क्या वाकई आई की वैल्यू में भी साइन ओमेगा टी ही आ रहा है या फिर डिफरेंट फेज एंगल आ रहा है ना। फेज एंगल सेम होगा तो उसका मतलब आई और वी सेम साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। सो आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे पास क्या है? देखो वी की वैल्यू ये रही। अब इस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा वी नोट डिवाइडेड बाय आर साइन ओमेगा टी। और अभी हमने देखा कि जो आई बराबर होता है वी ओवर आर के, और अगर वी नोट होगा तो वो बराबर हो जाएगा आई नोट के। ठीक है। सो आई इज इक्वल टू वी नोट ओवर आर बराबर होगा आई नोट के, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। सो करंट का फार्मूला भी हमारे पास क्या बना? आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का फार्मूला भी हमारे पास क्या बना? वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने देखा कि जो वोल्टेज है वो भी डिपेंड कर रहा है साइन ओमेगा टी के ऊपर, और जो करंट है वो भी डिपेंड कर रहा है साइन ओमेगा टी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगी हुई है, तो उसमें आई और वी दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आई और वी डिपेंड्स ऑन साइन ओमेगा टी, पहला पॉइंट।
और दूसरा पॉइंट ये कि इस कंडीशन में आपका जो फेज एंगल फॉर आई एंड वी इज ऑलवेज सेम। ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। और अभी हमने फॉर्मूलाज को ड्राइव करके देखा। ठीक है जी। सो बच्चों, एक ऐसा सर्किट जिसमें आई और वी सेम इन फेज हो, ठीक है, और उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टर आर लगी हुई हो, तो इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं। और आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वी और आई फेज लीड करते हैं, फेज लैगिंग में होते हैं या इन फेज होते हैं। तो आपने बताना है कि जो आई और वी होते हैं और ऑलवेज इन सेम फेज, और ऑलवेज इन फेज। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना इन फेज क्या होता है, अगर वी और आई साइमल्टेनियसली मूव कर रहा हो। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हमारा जो करंट और वोल्टेज अगर उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से मूव करेगा, मतलब लाजमी सी बात है इस आर से मूव करता है तो पावर डिसिपेट होगा। तो कितना पावर डिसिपेट हो सकता है वो हम देख लेते हैं ज़रा, कि कितना पावर इस रेजिस्टर आर में से डिसिपेट हो सकता है। तो हम इसको कहते हैं पावर डिसिपेशन। इसको हम क्या कहते हैं, पावर, पावर का ज़ाया होना ना, पावर डिसिपेशन। ठीक है। अब इसमें से कितना पावर डिसिपेट होगा ज़रा, वो बड़ा आसान है। देखो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है जी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और अगर क्यू को मैं उस तरफ ले जाऊँ तो वर्क की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, वो बनेगी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। ठीक है, सो हम कहेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन 1, वर्क की जगह पे इस को वैल्यू को पुट कर दो। तो डिस्टेंस आपके पास ये बन जाएगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ना। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टाइम, और चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बराबर होता है करंट के। सो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल हुआ किसके, डेल वी इंटू आई के। ठीक है जी, डेल वी इंटू आई के। अच्छा जी, मजीद इससे आगे ये कि v बराबर होता है आई इंटू आर के। सो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल हो जाएगा आई इंटू आर मल्टीप्लाई बाय आई, वो बराबर होगा आई स्क्वायर इंटू आर के। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल पावर को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दूसरा एक और फॉर्मूला ये है कि अगर मैं इस आई स्क्वायर इंटू आर को इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर को मल्टीप्लाई बाय आर और डिवाइडेड बाय आर कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आर आर से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब देखें हमारे पास v बराबर होता है आई इंटू आर के, तो v स्क्वायर बराबर हुआ आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर के। सो ये बनेगा इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन। ये आपके पास 3 फार्मूलाज हैं। सो इलेक्ट्रिकल पावर के आपके पास 3 फार्मूलाज हैं, और वो 3 फार्मूलाज कौन से हैं। इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होता है पहले तो आपके पास v इंटू आई के इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के। तो ये तीनों फार्मूलाज आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर वी और आई की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की जाए तो लाजमी सी बात है सेम होगी ना यार, बड़ा आसान है क्योंकि वो सेम उस पर मूव कर रहे हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की हम कैसे बनेंगे? ये टाइम आ गया, ठीक है। फेजर डायग्राम इसको हम कहते हैं, और फेजर डायग्राम हम बनाएंगे कि जितना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उतना ही आपका वी आर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इस एंगल को हम कहेंगे ओमेगा टी, ठीक है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ओमेगा इंटू टी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक छोटा सा लेक्चर था, और इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा, और सबसे मेन पर्पस इस लेक्चर का ये था कि आई और वी, ठीक है, साइमल्टेनियसली मूव करते हैं या नहीं करते। तो हमने मैथमेटिकली देखा भाई करते हैं यार, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड किया जाएगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फिज़िक्स की वेब सीरीज़ चल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको वीडियोस पूरी फराहम की जा रही हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।